नमस्कार दोस्तों, 13 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। 4 ही इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिया एजुकेशन इमरजेंसी। देखिए, कोविड-19 के बाद जो हमारे स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं, उसी से रिलेटेड यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए कुछ अच्छे पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि यहाँ पे ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया है, क्रिएटेड बाय द ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। तो इसके हिसाब से क्या है, इंडिया में लॉकडाउन लगा, किस इंटेंसिटी का लॉकडाउन लगा, बाकी कंट्रीज में स्कूल कैसे रीओपन हो रहे हैं, इंडिया में स्कूल कैसे रीओपन हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस चीज के रिस्पेक्ट में काफी सारी बातें दे रखी हैं। दीक्षा पोर्टल में कितने बच्चों को पढ़ाया गया, केरला के क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, काफी अच्छी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस आर्टिकल को मैं टेकअप करूंगा। हाँ, मुझे पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं, बट यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कुछ यूनिक पॉइंट्स दिख रहे हैं। दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस आर्टिकल विद यू। नेक्स्ट, एक व्यू पॉइंट यहां पे दे रखा है, पार्लियामेंट इज एब्डिकेटिंग इट्स ओवरसाइट रोल। देखिए, पार्लियामेंट में जो डिसरप्शन हुए उसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे आओगे तो ये जो मॉनसून सेशन डिसरप्शन वाली वीडियो है, ये पर्टिकुलर वीडियो मैंने बना रखी है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वायलेंट लोकसभा राज्यसभा डिसरप्शंस। तो हिस्ट्री में कब कब इस प्रकार के वायलेंट लोकसभा और राज्यसभा के डिसरप्शंस हुए हैं, कैसे ये खतरनाक हैं, क्यों ये गलत हैं, इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो उस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि मैंने अभी आपको रेफरेंस दिया, वहां पे तो मैंने ये बताया कि ये जो अभी का मॉनसून डिसरप्शन है ये क्यों हुआ और इससे पहले पहले डिसरप्शन कब हुए। लेकिन यहाँ पे एम आर माधवन साहब ने एक बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट दिया है। एम आर माधवन साहब की बात की जाए तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च न्यू दिल्ली के प्रेसिडेंट है। इनका क्या बोलना है, ये एक्चुअली में पार्लियामेंट की एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये बोलिए कि बिल्स को कितना आप खंगालते हो। देखिए, पार्लियामेंट का काम क्या है, लेजिस्लेटर्स का काम क्या है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई बिल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उस बिल के प्रोविजन सही हैं या गलत हैं, इस बात को देखना। बहुत से बिल, भले ही यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम थी पार्लियामेंट की, लेकिन बहुत सारे बिल्स को यहाँ पे पास करा दिया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बिल्स इस बार के मॉनसून सेशन में पास कराए गए हैं लोकसभा राज्यसभा में, उनके बारे में एक छोटा सा ब्यौरा दिया हुआ है। ये बिल्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं ये बताया गया है। और उसके साथ साथ हार्डली 15 मिनट डिस्कशन हुआ है हर बिल पे। इनफैक्ट लोकसभा में तो 15 मिनट से कम डिस्कशन हुआ है बिल पे। राज्यसभा में फिर भी चलिए कह लीजिए 15 मिनट डिस्कशन हो गया किसी बिल पे, या 1 घंटा डिस्कशन हो गया किसी बिल पे। तो राज्यसभा में 15 मिनट से 1 घंटा डिस्कशन, और लोकसभा में तो 15 मिनट से कम डिस्कशन बिल्स पे। तो इतने कम डिस्कशन से अगर आप बिल पास करवाते हो लोकसभा और राज्यसभा में, तो इसकी क्लियर कट आप कह सकते हो जजमेंट है, ये है कि भाई पार्लियामेंटेरियंस ने उस बिल को ज्यादा देखा नहीं। समझ गए। और जब बिना देखे बिल यहां पे पास हो रहे हैं तो फिर क्या मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। फिर तो वही बात हो गई ना कि भाई एग्जीक्यूटिव ने बिल इंट्रोड्यूस किया और जिस फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया उस फॉर्म में वो पास हो गया। प्लस इस बार मॉनसून सेशन में कोई भी बिल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को फॉरवर्ड नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रोल को भी दिखाया जा रहा है, और 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा में कुछ कंपैरिजंस किए जा रहे हैं। तो अच्छा आर्टिकल है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर भाई एक बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक और लैंडस्लाइड आ गई है। अभी लगभग 2 हफ्ते पहले ही एक ऐसी लैंडस्लाइड आई थी जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी, हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट वगैरह गए थे। और अब एक और आप कह सकते हो कि ये लैंडस्लाइड का इवेंट देखने को मिला है, और इसमें भी एटलीस्ट 14 लोगों की जानें गई हैं। बहुत सारा मलबा दबा हुआ है। अभी भी जो आईटीबीपी के पर्सनल्स हैं और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पर्सनल्स हैं वो ढूंढ रहे हैं लोगों को, मलबा हटा रहे हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज है। तो हिमाचल प्रदेश में इतनी ज्यादा लैंडस्लाइड्स क्यों हो रही है, ये सब तो आप सबको पता है। लेकिन ओवरऑल इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस टॉपिक के बारे में एक बातचीत तो देखिए बनती है। फिर नेक्स्ट, इसरो का, कल मैंने ये न्यूज आपके साथ डिस्कस की थी। इसरो ने ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजा था जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में, ये देखिए फेल हो गया। भेजा किस पे गया था इसको, जीएसएलवी F10 पे भेजा गया था। इंजन किसने बनाया था, रशिया ने बनाया था। ये हमारा इंडिजिनस इंजन नहीं था, हमारा इंडिजिनस इंजन है जीएसएलवी Mark 3। तो ओवरऑल इस फेलियर का क्या सिग्निफिकेंस है, इसको इस आर्टिकल में बताया गया। क्यों ये फेलियर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसरो की अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पे तय करना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के रिस्पेक्ट में कुछ व्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन व्यू पॉइंट्स को हम देखेंगे। फाइनली अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो चेतना भारद्वाज ने हमको ज्वाइन किया। चेतना का ये 2nd मंथ है एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम चेतना। अभिषेक सुदाल ने हमको ज्वाइन किया। अभिषेक सुदाल का भी ये 2nd मंथ एज अ मेंबर। वेरी वेरी वेलकम अभिषेक। सुनील कुमार ने हमको ज्वाइन किया।
शिवम गर्ग ने हमको ज्वाइन किया, शिवम गर्ग का भी ये सेकंड मंथ है एज अ मेंबर, वेरी वेरी वेलकम शिवम। श्रुति सिंह BG72 ने हमको ज्वाइन किया है, ऋतिक राजा ने हमको ज्वाइन किया है, रूबी का स्वागत हम कल कर चुके हैं। फिर गिनी ए सोनी ने हमको ज्वाइन किया है, डॉक्टर ज्योति ठाकुर ने हमको ज्वाइन किया। डॉक्टर ज्योति ठाकुर का ये 4th मंथ एज अ मेंबर, सो थैंक यू सो मच ज्योति फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम बैक, 4th मंथ एज अ मेंबर। फिर लेजेंडरी गेमर ने हमको ज्वाइन किया, एरिक हुसैन साहब ने हमको ज्वाइन किया, स्नेहा महारिया जी ने हमको ज्वाइन किया, पूजा राय ने हमको ज्वाइन किया, अभिषेक कुमार साहब ने हमको ज्वाइन किया और पूनम कुमारी ने हमको ज्वाइन किया। पूनम कुमारी का ये सेकंड मंथ एज अ मेंबर, वेरी वेरी वेलकम पूनम। तो पूनम कुमारी सेकंड मंथ एज अ मेंबर, अभिषेक कुमार, पूजा राय, स्नेहा महारिया, एरिक हुसैन, लेजेंडरी गेमर, डॉक्टर ज्योति ठाकुर 4th मंथ एज अ मेंबर, वेलकम ज्योति। नेक्स्ट गिनी ए सोनी, ऋतिक राजा, श्रुति सिंह BG72, शिवम गर्ग सेकंड मंथ एज अ मेंबर, सुनील कुमार, अभिषेक शुदाल एंड चेतना भारद्वाज सेकंड मंथ एज अ मेंबर। जो रिकरेंटली ज्वाइन कर रहे हैं, स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड गर्ल्स, एंड जिसने भी ज्वाइन किया थैंक यू सो मच। देखिए ज्वाइन बटन पे मैं फोकस इसलिए करता हूँ बिकॉज इट हेल्प्स, कोई पेड कोर्स में चला नहीं रहा हूँ तो मजबूरी है मुझे ज्वाइन बटन को यहाँ पे मार्केट करना पड़ता है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, नहीं तो अनसस्टेनेबल हो जाएगा पूरा ये यूट्यूब चैनल चलाने का मॉडल। सो दैट इज वाई आई फैसिलिटेट माई मेंबर्स बिकॉज अ डायरेक्ट सपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम यू गाइज एंड गर्ल्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस डिस्कशन को, और सबसे पहले शुरुआत किससे की जाएगी, आई इन द स्काई, मतलब इसरो मस्ट ओपन इटसेल्फ टू द पब्लिक गेज एंड नॉट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग इट्स सक्सेस फेल्योर्स। अच्छा आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस लेक्चर की PDF अपडेट कर देता हूँ, harshitdivedi.com पे एडिटोरियल एनालिसिस नहीं जाता बट डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स जा रहे हैं। ओके तो आप harshitdivedi.com जरूर शाम तक चेक कर लिया करिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में जो एक इंपॉर्टेंट लिंक होता है वो मैं शाम तक डेफिनेटली अपडेट कर देता हूँ। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और ओवरऑल ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, ठीक है। तो इसरो मस्ट ओपन इटसेल्फ टू पब्लिक गेज एंड नॉट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग इट्स सक्सेस फेलियर्स। क्या कहा जा रहा है, देखिए जब भी स्पेस साइंस की बात होती है, स्पेस साइंस को बहुत ज्यादा डिग्निटी और आप कह लीजिए एलीट तरीके से देखा जाता है। तो अगर स्पेस साइंस में कोई कंट्री फेल कर रही है या सक्सीड कर रही है तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उस कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, उस कंट्री की इंटरनेशनल स्टैंडिंग के लिए। और अगर इंडिया की बात की जाए या फिर किसी भी और कंट्री की बात की जाए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डोमेन है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक सब डोमेन है आपका स्पेस साइंस। अब इस रिस्पेक्ट में इंडिया थोड़ा सा यहाँ पे आप कह लो रिसेंटली ह्यूमिलिएट हो गया या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारी थोड़ी नाक कटी। हुआ क्या कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजना चाहा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। मैंने आपको बताया जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट 35-36 हजार किलोमीटर ऊपर होते हैं अर्थ सरफेस पे। ये लो अर्थ ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है, हाई अर्थ ऑर्बिट की बात हो रही है। तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 को इंडिया का टारगेट था कि जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंजन कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा था, लॉन्च व्हीकल कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा था, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV F10। बट ये फेल हो गया क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस एनोमली हो गई, जो रॉकेट लॉन्चर था उसमें माल फंक्शन हो गया। तो स्टेज 2 सेपरेशन, स्टेज 3 सेपरेशन तो सही चला, लेकिन जो क्रायोजेनिक थर्ड स्टेज थी वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गई और उसके चलते ओवरऑल जो एक्सपेक्टेड पाथ था उससे ये सैटेलाइट डिविएट कर गया। इसके कंट्रोल पैनल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसका कैमरा भी इधर उधर फड़फड़ाने लगा। तो शुरुआत में तो इसरो ने ट्वीट किया था कि हाँ भाई द मिशन इज सक्सेसफुल, लेकिन बाद में डॉक्टर के सिवान जो कि चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने अनाउंस किया एक छोटे से सेंटेंस में कि मिशन कुड नॉट बी अकॉम्प्लिश्ड। अब यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रहा है कि ये मिशन फेलियर हुआ तो हुआ क्यों, और अब जो मिशन फेलियर्स है ना ये आप कह सकते हो एक्सेप्शंस हो चुके हैं, क्योंकि इसरो ने 2017 से लेकर और उससे पहले भी जो भी ज्यादातर मिशन लॉन्च किए ज्यादातर सक्सेस हुए हैं। ओके हाँ ये अलग बात है कि 2020 के बाद से कम मिशन लॉन्च हो रहे हैं, ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। सबका ध्यान कोविड-19 पैंडेमिक की तरफ चला गया था। ये जो EOS-3 को भेजे जाने की जो डेट थी ना वो इनिशियली 5 मार्च 2020 थी, लेकिन उस समय पे जब ये लॉन्च किया जा रहा था उससे कुछ घंटे पहले एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था तो इस लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया।
अभी इतना पोस्टपोन करने के बाद भी जब ये लॉन्च किया गया तो ये यहाँ पे फेल हो चुका है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ आवाज ये बोल रही है कि जो GSLV F10 रॉकेट लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया गया है ये रशियन डिजाइन का है, तो शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम रही हो। अगर हम अपना GSLV Mark 3 रॉकेट इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा पूरी तरीके से इंडिजिनस है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। फिर प्रॉब्लम ये भी है, जब ये मिशन फेल हो गया है ना तो अब बाकी मिशंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इंडिया के बहुत सारे मिशंस पाइपलाइन में, जैसे कि आदित्य L1 ये सन ऑब्जर्वेशन मिशन है, गगनयान मिशन जो कि ह्यूमंस को स्पेस तक लेके जाएगा, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट की मिशंस अभी के लिए पेंडिंग है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, जब हमारा EOS-3 वाला मिशन फेल होता है तो हमारे इसरो के ऊपर ये प्रेशर आ गया होगा कि जो बाकी मिशंस हैं ये फेल नहीं होने चाहिए। समझ गए? तो दिस थर्सडेज फेल्योर विल इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन इसरो, और अब इसरो के साइंटिस्ट को ये, और आप कह सकते हो गेनफुल इंसाइट के साथ देखना पड़ेगा कि भाई आगे के मिशंस फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक और है कि भाई आपको चीजों को छुपाना नहीं है। अभी के लिए देखिए यहाँ पर ऑथर क्या बोल रहा है कि इसरो की तरफ से जल्दी कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आएगा। ऑथर ये बोल रहा है कि इसरो हो सकता है छुपाने की कोशिश करे कि ये मिशन फेल क्यों हुआ। अब बात ये है कि अगर आप चीजों को कवर अप करोगे, ठीक है ना, अगर आप चीजों को मिस्ट्री में रखोगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी और गिरेगी। यहाँ पे जो स्टेक्स हैं वो बहुत हाई हैं और इसरो की क्रेडिबिलिटी इज एट स्टेक, नेशनल प्राइड इज एट स्टेक। जो पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो तो देखिए हुआ ही हुआ है। तो अब ऐसे केसेस में इसरो को ओपन अप होना चाहिए। लाइमलाइट है, मतलब इसरो से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपका रॉकेट क्यों फेल हो गया, तो ऐसे केसेस में ऑथर बोल रहा है कि इसरो को एक ओपन अप्रोच रखनी चाहिए। इसरो को ज्यादा से ज्यादा सवाल टेकअप करने चाहिए, और जो हमारी लोगों की कम्युनिटी है, जो भी हमारी मीडिया कम्युनिटी है जो कि इस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं कि ये फेल हुआ तो क्यों हुआ, उन सवाल के खुले दिमाग से जवाब देने चाहिए। क्योंकि जब हम जवाब देंगे तब हम एक साइंटिफिक एंडेवर को अडॉप्ट करेंगे और इससे इसरो की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। क्योंकि इस प्रकार के जो ट्रिकी लॉन्चेस होते हैं ना, इसमें फेलियर का चांसेस होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे फेलियर सिर्फ इंडिया में हुए हैं, इंटरनेशनली ऐसे फेलियर्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर इंडिया में कोई फेलियर हो गया है तो उसको ओपनली एक्सेप्ट करना, उसमें क्या कमी हुई है उसको लोगों को बताना, उसके ऊपर एक्ट करना, ये जरूरी है। क्योंकि आपने अभी चीजों को मिस्ट्री में रखा, चीजों को ओपनली सबको नहीं बताया और बाद में कोई लॉन्च किया वो और फेल हो गया, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे और इफेक्ट आएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। तो इसरो से रिलेटेड एक आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं लैंडस्लिप से रिलेटेड एक आर्टिकल। लैंडस्लिप्स इन हिमाचल प्रदेश पॉइंट टू द नीड फॉर अ न्यू डेवलपमेंट पैराडिग्म। तो भाई किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में फिर से एक लैंडस्लिप हुआ है। लैंडस्लिप कह लीजिए, लैंडस्लाइड कह लीजिए। कम से कम 14 लोगों की यहाँ पे जान गई। सोचिए कम से कम 14 नंबर है अभी, ये नंबर अभी बढ़ेगा। बहुत सारे लोग अभी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। वी कैन जस्ट फील द पेन, वो किस पेन से गुजर रहे होंगे। ठीक है, ये नंबर अभी बढ़ सकता है। बुरा लगता है ऐसी न्यूज सुन के। और ये तब हुआ है जब अभी 14 दिन पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही एक डिजास्टर के बारे में हमने बात की थी हिमाचल प्रदेश में। वहां पे भी एक ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मर गए थे और यहाँ पे भी बहुत सारे लोग दब गए। अब खास बात यहाँ पे ये कि ये जो कैटास्ट्रॉफ है ये वाला पिछले 2 हफ्ते पहले वाले कैटास्ट्रॉफ से ज्यादा सीवियर है। यहाँ पे मड, रॉक और डेब्रिस सब कुछ व्हीकल के ऊपर आके गिरा है। पिछली बार हमने देखा था कि मेनली रॉक्स आके गिरी थी, यहाँ पे तो मड, रॉक, डेब्री सब कुछ आके गिर रहा है। कहाँ पे गिरा है? तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस थी उसके ऊपर गिरा। ये बस नेशनल हाईवे 5 पे चल रही थी। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर साहब ने कहा है कि 60 लोग हो सकता है इसके अंदर दबे हों। मल्टीपल स्पेस मतलब ये मल्टीपल एजेंसीज जैसे कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये फ्रैंटिकली ट्राई कर रहे हैं सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने के लिए। अगर आप में से कोई CAPF की तैयारी कर रहा है ना और एज एन असिस्टेंट कमांडेंट आप प्लेस होते हो तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी पोजीशन में पोस्ट किए जाओ। और बहुत दर्दनाक सीन होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचिए, मान लीजिए आप असिस्टेंट कमांडेंट हो या फिर आप किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो CAPF में, और आपको किसी ऐसी ट्रिकी जगह पे पोस्ट किया गया और ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है और आपसे बोला जाता है कि आप जाके बचाओ। ठीक है ना, मैंने 1-2 लोगों से बात की है मेरे रिलेटिव में, वो इस कैपेसिटी में काम कर चुके हैं। जैसे कि एक मेरे रिलेटिव में, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बहुत लंबे समय तक इंडियन आर्मी में सर्व किया, तो वो बता रहे थे कि वो एक बार कश्मीर में पोस्टेड थे, वहां पे एक ऐसी लैंडस्लाइड हो गई। तो जब वहां पे लैंडस्लाइड में वो निकालने गए, पत्थर हटा हटा के बॉडीज निकाले थे, तो किसी का हाथ यहाँ पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पड़ा हुआ है। बड़ी ही दर्दनाक इमेजेस, बड़ी दर्दनाक सिचुएशन वहां पे होती है। हम लोग यहाँ बैठे बैठे नहीं सोच सकते कि वहां पे जो लोग दबे हुए हैं और जो उनको ढूंढ रहे हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या होगा। ठीक है भाई,
तो ये जो हिमाचल प्रदेश एक पिक्चरस्क हिमालयन स्टेट है, डेवलपमेंटल इंडाइसेस के चलते, देखिए सोशल डेवलपमेंटल इंडाइसेस में हिमाचल प्रदेश ने डेफिनेटली प्रोग्रेस की है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हिमाचल प्रदेश परेशान है। क्लाइमेट चेंज और हैवी मानसून रेनफॉल ने जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं इनको और सीवियर कर दिया हिमाचल प्रदेश में, और लैंडस्लिप तो अब बहुत फैमिलियर हो गई और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ स्ट्राइक कर रही है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई है और इनका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इम्पैक्ट तो बढ़ेगा ही ना। पहले लैंडस्लाइड अगर मान लीजिए मानसून महीने में एक महीने में एक हो रही थी, तो अब एक महीने में 4 होंगी 5 होंगी, तो नुकसान तो ज्यादा होगा ना, लोग तो ज्यादा मरेंगे ना। छोटी मोटी लैंडस्लाइड्स तो बहुत होती है, तो मेजर लैंडस्लाइड्स हैं, और वो लैंडस्लाइड्स तो सड़कों के ऊपर से गिर रही हैं, और सड़कों के ऊपर लोग तो देखिए चलते ही हैं, तो इसका क्या मतलब है, लोग कांस्टेंट डेंजर पे। फिर एक और बात यहाँ पे बताई जा रही है, ये जो नेशनल हाईवे 5 है ना, इसके ऊपर लैंडस्लाइड एक ऐसी अगस्त 2019 में भी हुई थी, और भी बहुत सारी रोडों पे हुई थी, और उस समय पे भी बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था जान माल का। तो खास बात यहाँ पे ये है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में कि इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। देखिए अच्छा खासा साइंटिफिक लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल है जो कि ये बताता है कि जो हिमाचल की माउंटेन स्लोप्स है ना, ये खतरे में है। क्यों खतरे में? वहां पे सीज्मिसिटी भी है, वहां पे रेन इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस भी हैं, वहां पे मैन मेड स्ट्रेसेस भी हैं टू एक्सप्लॉइट हाइड्रो पावर एंड बिल्ड रोड्स। क्या है? पहाड़ है, पहाड़ काट काट के आपने रोडें बना दी, तो जो कंटिन्यूस पहाड़ था उसको बीच से काट के आपने रोड बनाई है, तो बीच का आपने ये जो ओवरऑल बेस था उसको उखाड़ा, उससे उसकी एनवायरमेंटल जियोलॉजी पे फर्क पड़ेगा। फिर इसी पहाड़ के पास आपने एक बहुत बड़ा गड्ढा करके एक डैम बना दिया, तो आपने लोकल जियोलॉजी के साथ खेला। डैम बनाने से सीज्मिसिटी इंड्यूस होती है, प्लस किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन के लिए डायनामाइट लगा के इन पहाड़ों को उड़ाया जाता है। तो अब जब डायनामाइट लगा के पहाड़ों को उड़ाओगे तो आप लोकल रॉक स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे हो, और फिर जब आप लोकल रॉक स्ट्रक्चर के साथ खेलोगे तो कभी ना कभी ये रॉक स्ट्रक्चर आपके साथ भी खेलेगा। फिर डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है फॉरेस्ट पे। डिफॉरेस्टेशन के चलते अब पेड़ बचे नहीं इनकी स्लोप्स पे सॉइल इरोजन को अरेस्ट करने के लिए, तो जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल सॉइल को कस के नीचे बहा के ले जाती है। अब पहले जब पेड़ थे इनकी सतहों पे तो वो पेड़ उस सॉइल के इरोजन को रोक लेते थे, उन रॉक्स के फ्लो को रोक लेते थे, लेकिन अब इन फ्लो को रोकने के लिए कुछ है नहीं रास्ते में। तो ओवरऑल लैंडस्लाइड इतनी स्पीड से नीचे गिरती हैं कि सब कुछ रास्ते में उड़ाते हुए ले जाती हैं। और यहाँ पे जो एक बड़ी प्रॉब्लम है वो आप कह सकते हो कि जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना उनके चलते काफी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लैंडस्लाइड हैजार्ड जोनेशन मैप देखोगे इंडिया का, तो हिमाचल प्रदेश का 70% इलाका हाई रिस्क कैटेगरी में आता है और 14% इलाका सीवियर टू वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और जो अर्थक्वेक्स का थ्रस्ट है, यहाँ पे इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स हैं, वैसे तो ये आप कह लो कि ये अर्थक्वेक जोन में आता ही है, प्लस इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स भी बहुत सारे हैं भाई, डैम बना बना के अर्थक्वेक्स को इंड्यूस कर रखा है। माउंटेन्स यहाँ से जियोलॉजिकल टर्म्स में एक्टिव है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि 32% ऑफ द हिमाचल प्रदेश स्टेट इज कैटेगराइज्ड एज अ हाई डैमेज रिस्क जोन फॉर सीज्मिसिटी। मतलब अब सोचने वाली बात यह है कि मॉनसून इलाके में टूरिस्ट जाएं ना, क्योंकि कब कहां से कैसे पत्थर आके गिरेगा इसके बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। प्लस भाई हम ऐसे डेवलपमेंटल मॉडल को फॉलो करते हैं जो हैवी इंजीनियर स्ट्रक्चर्स बनाता है, डैम, हाइड्रो पावर, ये सब तो मैंने आपको बता दिया, और इन सबको बनाने में रॉक को ब्लास्ट करना, ट्रीज काटना, बड़े बड़े स्पेसेस को इनंडेट करना, ये माउंटेन स्लेब्स की इंटीग्रिटी को तोड़ता है। जो भी रोड्स बनाई जाती हैं स्लोप्स पे उन पे इम्पैक्ट आता है, जैसे किन्नौर लैंडस्लिप में जो कुछ भी नीचे आके गिरा है वो किस पे गिरा है, आपका रोडों पे नीचे आके गिरा है। अब इसमें रोड भी तबाह होती है, चलिए रोड तबाह होना को हम बाद में बात करते हैं क्योंकि जान माल का नुकसान बहुत बड़ा होता है, बट रोड्स भी यहाँ पे तबाह होती हैं, फिर इन रोड्स को बनवाओ फिर ये तबाह होती हैं। उसके बाद इस प्रकार के जब डिजास्टर्स आते हैं तो उनका डिजास्टर मैनेजमेंट। अब खास बात यह है कि सबसे ज्यादा खतरे पे कौन है, वहां पे जो लोग रह रहे हैं। अब तो आप देखोगे कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोकल लोग हैं जो कि सड़कों के किनारे अपनी रेड़ी, चाय वगैरह की, मैगी वगैरह की खोल के बैठे हैं, वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अब ये लोकल कम्युनिटीज भी बोल रही है कि भाई सस्टेनेबल टूरिज्म करो, फार्म बेस्ड इकोनॉमी को फैलाओ, एक लिमिट से ज्यादा अनसस्टेनेबल टूरिज्म लोकल इकोलॉजी को बहुत खतरनाक फैला रहा है। हिमाचल प्रदेश में एप्पल ग्रोइंग बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, इन एप्पल्स को पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ओवरऑल इस पर्टिकुलर इश्यू को डील करने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की और अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो एनवायरमेंटल फील्ड में अगर आपने स्टेटस को मेंटेन रखा और इमरजेंसी बेसिस पे कुछ नहीं किया तो भाई लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम यहां पे हो सकती है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, स्क्वायरिंग अप टू इंडियाज इमरजेंसी
India's education emergency. In making up for months of lost formal learning, there needs to be action to the education, health and livelihood funds. क्या बोला जा रहा है भैया? कोविड-19 के समय पे इंडिया ने वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट जनरलाइज्ड और कंटिन्यूअस लॉकडाउन लगाया और इस लॉकडाउन के चलते स्कूल और यूनिवर्सिटी बंद होगी। यहाँ पे केवल स्कूल, यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के टर्म्स में बात होगी। अगर आप बात करो यूनाइटेड स्टेट्स की, ब्राजील हो गई, तो लॉकडाउन उन्होंने भी लगाया था, स्कूल क्लोजर उन्होंने भी लगाया था, लेकिन उनका जो स्कूल क्लोजर का समय था और उनकी जो इन पर्सन एजुकेशन पॉलिसीज थी वो इंडिया से काफी अलग थी। अब यहाँ पे एक इंडेक्स की बात हो रही है जिसका नाम है ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। इस ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स को बनाया है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर ने। इसका क्या बोलना है? इसने ट्रैक किया है क्लोजर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस ऑल कंट्रीज सिंस द बिगिनिंग ऑफ नोवेल कोरोना वायरस पैंडेमिक। अब अगर ये ग्लोबल स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स है तो इसने इंडिया को भी ट्रैक किया होगा। यहीं पे आप देखोगे कि इसके जो ऑब्जर्वेशन है बड़े जबरदस्त है। इंडिया में अगर स्कूल क्लोजर की बात की जाए तो अगर 5 मार्च 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक का समय देखें तो 503 दिन है और इन 503 दिनों में हमारी केंद्र की सरकार ने और राज्य की सरकार ने 404 दिनों पे सीवियर पॉलिसी रिस्पांस लिया है और इस सीवियर पॉलिसी रिस्पांस के तहत ज्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो पूरे ही बंद थे। फिर कुछ जगहों पे 62 दिनों तक लेवल 2 रिस्पांस रहा है, जैसे कि कुछ तरीके के इंस्टीट्यूशंस बंद थे, कुछ तरीके के इंस्टीट्यूशंस खुले थे और लेवल 1 रिस्पांस रहा है 37 डेज पे व्हेन क्लोजर वाज आइदर ओनली रिकमेंडेड और स्कूल ओपनिंग वाज अलाउड विद प्रिकॉशंस। मतलब यहाँ पे 37 डेज आप कह सकते हो कि स्कूल ओपनिंग अलाउड थी और क्लोजर बस रिकमेंडेड था। आपको नहीं आना हो मत आओ, घर पे बैठे पढ़ सकते हो, आना चाहो तो आप आ सकते हो। अब ओवरऑल इस पॉलिसी रिस्पांस के चलते देखोगे तो इंडिया में 265 मिलियन यानी 26 करोड़ 50 लाख जो स्कूल के बच्चे हैं इनको रिमोट लर्निंग के थ्रू पढ़ाया गया। रिमोट लर्निंग का क्या मतलब है? मतलब कि आप घर पे बैठे हो और ऑनलाइन पढ़ रहे हो। आप कह सकते हो कि पूरी दुनिया में फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी भी कंट्री के लिए ये 26 करोड़ 50 लाख जो नंबर है ये सबसे बड़ा नंबर है। अब खास बात ये है कि इस अप्रोच को अगर आप बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। इंडिया में जो लॉकडाउन लगा है लंबे समय के लिए लगा है। अगर आप इसको बाकी कंट्रीज के लॉकडाउन से कंपेयर करते हो तो मार्च 2000 के कुछ महीनों के लॉकडाउन के बाद ही यूरोप में ज्यादातर जगहों पे ये जो स्कूल्स थे, खासकर इन पर्सन स्कूलिंग थी, खुलनी शुरू हो गई थी। इन पर्सन स्कूलिंग मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे और वहां पे फिजिकली एक टीचर प्रेजेंट होगा जो उनको पढ़ा रहा होगा। क्योंकि इन देशों को यह लगा कि भाई स्कूल के बंद होने से चिल्ड्रन को और यंग एडोलेसेंट्स को बहुत नुकसान है और नुकसान के साथ साथ एक सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रेस भी होता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते थे तो वहां पे अपने दोस्तों से मिलते थे, उनके साथ हंसते खेलते थे, बातें करते थे, कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट थी, वो सब बंद हो गया था। बच्चा दिन भर घर में बंद, घर में माँ बाप लड़ रहे हैं, बच्चा उन सब चीजों को देख रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा वो डोरेमोन टीवी पे देख देख के। तो ओवरऑल ये जो प्रोलॉन्ग्ड स्कूल क्लोजर थे ये ज्यादा यूजफुल होने वाले नहीं थे। इनकी इनइफेक्टिविटी और इनइक्वालिटी को देख के, और इनफैक्ट इनइक्वालिटी ऑफ रिमोट लर्निंग भी एक बड़ी चीज है। कितनी भी एडवांस्ड कंट्री हो, सबके पास तो अवेलेबिलिटी है नहीं डिजिटल गैजेट्स की, सबके पास तो अवेलेबिलिटी है नहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी की। तो इसके चलते यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं उन्होंने यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स लिए। ज्यादातर कंट्रीज ने क्या किया कि एक मॉडरेट अप्रोच ली, कुछ दिनों के लिए बंद किया आपका लॉकडाउन में और उसके बाद स्कूलों को खोला। ऑक्सफोर्ड स्ट्रिंजेंटी इंडेक्स जो आप कह सकते हो लेस एफ्लुएंट कंट्री जैसे कि उरुग्वे हो गया, वियतनाम हो गया, अब ये ज्यादा अमीर कंट्रीज नहीं है, यहाँ पे भी एक मेजर्ड अप्रोच ली गई है। सीवियर पॉलिसी रिस्पांस यहाँ पे नहीं लिया गया है। आप देखो तो उरुग्वे में 140 दिन के लिए स्कूल बंद थे, वियतनाम में 212 दिन के लिए बंद थे। लेकिन अगर आप इंडिया को कंपेयर करोगे तो इंडिया के कंपैरिजन में कंट्री निकल के आती है ब्राजील। अब अगर आप 2020 की बात करो तो 2020 में ब्राजील में बहुत ज्यादा फैला था कोरोना वायरस व्हेन कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ने ब्राजील के इक्विवेलेंट स्टेप्स लिए हैं व्हेन इट कम्स टू स्कूल क्लोजर। और हमारे यहाँ पे एक कंट्रास्ट देखने को मिला था कि भाई फेस्टिवल्स के लिए, पॉलिटिकल रैलीज के लिए लॉकडाउन हटा दिया गया था लेकिन स्कूल तब भी बंद थे। तो जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, सुबह सुबह उठते थे कि यार स्कूल जाने का मन नहीं है, काश आज छुट्टी हो जाए। तो इस बार कुछ जरूरत से ज्यादा ही बच्चों को छुट्टी मिल गई, शायद इतनी चाहिए भी नहीं होगी तब भी मिल गई। तो ओवरऑल आप देखोगे कि जब स्कूल बंद थे तो हाइब्रिड स्कूलिंग मॉडल्स की बात की जाने लगी। हाइब्रिड स्कूलिंग मॉडल्स में क्या कि भैया घर बैठे ऑनलाइन भी पढ़ो, साथ साथ इन पर्सन भी पढ़ो। तो दोनों मॉडल्स को यहाँ पे मिला दिया गया। अब यहाँ पे हुआ ये कि जब बाकी इंडिया के बाकी कंट्रीज की बात करी, जब वहां पे स्कूल खोले गए तो यंगर एज के बच्चों को प्रायोरिटाइज किया गया, एसेंशियल वर्कर्स को वहां पे प्रायोरिटाइज किया गया।
स्पेशल नीड्स वाले लोगों को प्रायोरिटाइज किया गया। तो दूसरे देशों में यंगर बच्चे के स्कूलों को पहले खोला गया। इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में जब जनवरी से मार्च 2021 में थोड़े बहुत स्कूल खोले गए तो हायर स्कूल्स खोले गए, सेकेंडरी स्कूल्स खोले गए, यंग बच्चों के स्कूल खोले ही नहीं गए। मार्च 2021 तक क्या इंटरनेशनल डाटा की बात करिए तो 51 कंट्रीज इन पर्सन एजुकेशन को शुरू कर चुका है और 90 कंट्रीज, जिसमें से बहुत सारी कंट्रीज अफ्रीका में भी हैं, वहां पे मिक्स्ड अरेंजमेंट्स चालू हो चुके हैं। मिक्स्ड अरेंजमेंट्स मतलब कुछ क्लासेस इन पर्सन चल रही हैं, कुछ रिमोट में चल रही हैं, ठीक है ना। बच्चों को रिकमेंड कर दिया गया, माँ बाप को कर दिया गया कि हो सके तो आप भेज दीजिए। रोटेशन के साथ चीजें चल रही है कि MWF ये बच्चे आएंगे, TTS ये बच्चे आएंगे। MWF मतलब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, TTS मतलब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। तो इस प्रकार की स्ट्रैटेजीज को इंडिया में सिस्टमैटिकली ट्राई करने की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली इनको इंडिया में सिस्टमैटिकली ट्राई नहीं किया गया। इंडिया में पब्लिक गैदरिंग्स जैसे कि फेस्टिवल्स को, इलेक्शंस को तो रिलैक्सेशन दिए गए, लेकिन ओवरऑल बच्चों की स्कूलों को नहीं दिए गए। और जब इलेक्शंस और फेस्टिवल्स एक लिमिट से ज्यादा करोगे तो सेकेंड वेव आ जाएगी। सेकेंड वेव के बाद इंसान और डर जाएगा। हर माँ बाप को लगेगा कि बच्चों को क्या स्कूल भेजें, कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए। तो ये जो ट्रॉमा था सेकेंड वेव का, इसने और स्कूलों के प्रति डर को बढ़ा दिया, ठीक है। अब अभी रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जुलाई 20 2021 को रिकमेंडेशन भी आई थी कि भैया पहले प्राइमरी स्कूल्स को ओपन करो, ओके। और कुछ स्टेट्स ने इस रिकमेंडेशन को भी सुना भी है और मोस्ट प्रॉब्ली शायद पहले प्राइमरी स्कूल्स को ओपन किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जो 500 दिन का इतना खतरनाक लॉकडाउन इंडिया में लगा है, इससे नुकसान किसको हुआ है? तो जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो आप कह सकते हो वल्नरेबल कैटेगरी के बच्चों को हुआ है। तो दलित फैमिलीज, ट्राइबल फैमिलीज, बाकी लोग जो कि आप कह लो रिमोट एरियाज में रहते हैं, या फिर कह लीजिए उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोई स्मार्टफोन खरीद सके, इंटरनेट कनेक्शन ले सके, उनके पास डिवाइसेस की भी कमी है, इलेक्ट्रिसिटी की भी कमी है, ऑनलाइन क्लासेस के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल लॉट है। इस वल्नरेबल लॉट के सामने ये सुविधा होनी चाहिए कि आप स्कूल जाओ। जो प्रिविलेज लॉट है वो फिर भी कुछ दिनों के लिए अफोर्ड कर सकता है कि घर पे रहे और वहां से ऑनलाइन टीचिंग कर ले, समझ गए भाई। तो इन पर्सन एजुकेशन को इमरजेंसी बेसिस पे शुरू करने की जरूरत है और जो वल्नरेबल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए कि वो पहले स्कूल आ सके और पढ़ सके। अब ओवरऑल इस लॉकडाउन के दौरान जो हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं वो किस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ डाटा दे रखा है। जैसे कि जो नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग पोर्टल है, जिसको आप दीक्षा पोर्टल करते हो, ऑफ टीचर, यहाँ पे क्या क्लेम किया जा रहा है? बोला जा रहा है कि भाई 3.17 बिलियन लर्निंग सेशंस यहाँ पे लिए गए, मतलब 3.17 317 करोड़ लर्निंग सेशंस हुए और 37.85 लर्निंग मिनट्स हुए बाय द एंड ऑफ मई 2021। अब डेफिनेटली ये जो नंबर है ये बहुत बड़ा है, लेकिन इसका एजुकेशनल सिग्निफिकेंस क्या है इस बात में ज्यादा देखिए कोई पता नहीं है। खास बात यहाँ पे ये है कि और ऑनलाइन लर्निंग के दौरान एक बच्चे ने कितना सीखा, इस बात को आप एसेस कैसे करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी अपने बच्चे को किसी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक टैब दिला दो, बतेरे ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में टैब बेच रहे हैं, अक्सर कर आप देखोगे घर पे फोन आते रहते हैं, ये खरीद लीजिए, बच्चा ये सीखेगा वो सीखेगा, टैबलेट आ जाता है आपके घर पे, आप उस पर वीडियोस देखते हो। तो इस प्रकार की जो वीडियो सेशंस होते हैं उससे बच्चा कितना सीख रहा है इसको एसेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इन पर्सनल लर्निंग में जो पढ़ा रहा होता है वो इस बात को रेगुलरली एसेस कर रहा होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, मैनी स्टडीज एंड रिपोर्ट्स फ्रॉम द फील्ड बाय न्यूमरस नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन and individuals engaged with the recently formed National Coalition on the Education Emergency indicate that teachers unprepared for remote learning forward social media links to their hapless students। मतलब कि अभी नेशनल कॉलिशन ऑन एजुकेशनल इमरजेंसी बना है, बहुत सारे एनजीओज और इंडिविजुअल्स इस एजुकेशन की फील्ड में इन्वॉल्व है। अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो रिमोट एजुकेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो जब वो रिमोट एजुकेशन के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो होता क्या है कि वो बच्चों को सोशल मीडिया के लिंक्स दे देते हैं। तो जब वो खुद नहीं पढ़ाते तो यूट्यूब की किसी वीडियो का लिंक दे देंगे कि भाई जाओ ये वाली वीडियो देख लो। तो हो सकता है कोई टीचर्स मेरा वीडियो भी रेफर कर रहा हो बच्चों को कि जाओ देख लो आप जाके। अब बच्चे भी क्या करते हैं कि अपना होमवर्क और असेसमेंट व्हाट्सएप और टेक्स्ट के थ्रू भेजते हैं। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पे चालू हैं। इनमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह कि यहाँ पे कोई भी असेसमेंट मैकेनिज्म नहीं है। बच्चों की पढ़ाई का एक प्रॉपर असेसमेंट मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है ताकि आप एसेस कर सको कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। केरला का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। केरला ने रिमोट लर्निंग का बेसिक एक्सेस प्रोवाइड किया बच्चों को बाय जून 2020। 4 मिलियन बच्चे केरला में काइट विक्टर नाम का जो उनका एजुकेशनल टीवी चैनल है उससे पढ़ रहे थे। अब खास बात यह है कि जो डिजिटल क्लासेस चलाई गई केरला में
इनके असेसमेंट से ये पता चला कि भाई देखिए, ये किसी भी हाल में रेगुलर इन पर्सन क्लासेस को रिप्लेस पूरी तरीके से नहीं कर सकती। एकेडमिक गैप कहीं ना कहीं तो बना रहेगा। इन पर्सन क्लासेस की बात यहाँ पे जरूरी है। तो सबसे जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि जो टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उनका रेगुलर फॉलोअप करो, उनको ट्रेन करो। केरला की सरकार की खास बात यह है कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर स्कूल्स में काफी इन्वेस्ट किया है पिछले 2 डेकेड्स में, और उसके चलते बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में उनके टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज्यादा तैयार थे, उनके बच्चे ऑनलाइन टीचिंग के लिए ज्यादा तैयार थे। लेकिन केरला में भी यह देखा गया कि यूनिवर्सल स्विच टू ऑनलाइन मोड इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल यहां पे दिया गया। ये इंटरनेशनल एग्जाम्पल है सॉ पोलो नाम के एक स्टेट का, जो कि ब्राजील में। यहां पे भी रिमोट लर्निंग के डिसएडवांटेजेस को समझने की कोशिश की जा रही, इंपैक्ट को समझने की कोशिश की जा रही है। एक रीसेंट स्टडी पब्लिश की गई है बाय द इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक। ये स्टडी क्या बोलती है, सॉ पोलो नाम का जो स्टेट है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है ना, दे हैड लर्न ओनली 27% ऑफ द इन पर्सन इक्विवेलेंट अंडर रिमोट लर्निंग। मतलब मान लीजिए अगर लर्निंग को आप यूनिट्स में डिनोट कर सको, तो अगर इन पर्सन लर्निंग में कि बच्चे को एक टीचर पढ़ाने आ रहा है, वहां पे बच्चा अगर 100 यूनिट्स सीख रहा है, तो ओवरऑल ऑनलाइन लर्निंग में, रिमोट लर्निंग में बच्चे ने केवल 27 यूनिट सीखा। ये इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट बनाती है फॉर द स्टेट ऑफ सॉ पोलो इन ब्राजील। और यहीं पे आप देखोगे कि जो ड्रॉप आउट का रिस्क था वो 2.5 गुना बढ़ गया। मतलब पहले इन पर्सन लर्निंग में जितने बच्चे ड्रॉप आउट कर रहे थे पढ़ाई से, अब 2.5 गुना ज्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और यहां पे इसी स्टेट में ये देखा गया कि जब इन पर्सन क्लासेस को अलाउ कर दिया गया, पार्शियल रीओपनिंग हुई कुछ हाई स्कूल्स में, इन पर्सन क्लासेस अलाउ हो गई, बच्चे स्कूल जाने लगे, टीचर वहां पे सामने फिजिकली खड़े होकर पढ़ा रहा है, तो बच्चों के टेस्ट स्कोर्स 20% से इंप्रूव हुए। तो ये सब बातें क्या बता रहा है, ये सब बातें यही बता रहा है कि इन पर्सन लर्निंग अभी के लिए, देखिए अब एफिशिएंट है कि नहीं है ये नहीं पता, बट अगर आप रिमोट लर्निंग को इन पर्सन लर्निंग से कंपेयर करो तो डेफिनेटली रिमोट लर्निंग से इन पर्सन लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन अफेक्ट हुए हैं। बहुत सारे गरीब घर के हैं। अब गरीब घर के माँ बाप में किसी को बीमारी हो गई, माँ बाप की मृत्यु हो गई या जॉब लॉस हो गया, बहुत सारे टीनेजर्स अपने बच्चों भाइयों की मदद कर रहे हैं, घर की फाइनेंशियल कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए बाहर जाके काम कर रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में इंटरप्शन हो गया, मिड डे मील्स जो स्कूल में दी जाते थे ये सब बंद हो गए। ओवरऑल प्रॉब्लम यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो जरूरी यह है कि मिशन मोड पे भैया आप जो इन पर्सन लर्निंग है इसको शुरू करो। एटलीस्ट वल्नरेबल कैटेगरी के लिए तो ये जो इन पर्सन लर्निंग है इसको तो शुरू कर ही दो, क्योंकि जो इंडिया के सामने अभी एक इमरजेंसी है, ये एजुकेशन के फॉर्म में भी खड़ी हुई है। एजुकेशन इमरजेंसी है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, और उनके एजुकेशनल के लिए भी अच्छा है। और पढ़ेंगे तभी तो आगे कुछ बनेंगे, तो लाइवलीहुड के लिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो हर स्कूल का अपना एक सेफ स्कूल ओपनिंग और चाइल्ड सपोर्ट प्लान होना चाहिए, उनको टेक्निकल हेल्प मिलनी चाहिए। टीचर को सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोवाइड करिए, जब बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो तो उनको भी आप इमरजेंसी बेसिस पे करो। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एजुकेशन इमरजेंसी रूम खोलो जो कि कोऑर्डिनेट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, और लोकल लेवल प्लान्स जो होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से देने के लिए। टीचर्स को ट्रेन करिए, स्टूडेंट लर्निंग गैप को कम करिए, स्कूल हेल्थ और न्यूट्रिशन को बढ़ाइए, एक्टिविटीज और ऐसी एडिशनल क्लासेस को आप प्रमोट करिए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को आप मेंटेन कर सको, ओपन एयर में आप क्लासेस ले सकते हो। ये सब बातें यहाँ पे कुछ बताई जा रही हैं। सजीता बशीर जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल एजुकेशन प्रैक्टिस के साथ ये पहले इन्वॉल्व रह चुकी हैं। नेशनल कॉलिशन ऑन एजुकेशनल इमरजेंसी की हिस्सा है ये, और इसके साथ अनवार सादत जो कि सीईओ हैं केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन काइट गवर्नमेंट ऑफ केरला के, इन्होंने भी यहाँ पे इनपुट्स दे रखे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, पार्लियामेंट इज एब्डिकेटिंग इट्स ओवरसाइट लोड। इसके रिस्पेक्ट में जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसका तो रेफरेंस दे दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब देखते हैं भाई कि यहाँ पे हुआ क्या। अब देखिए, पार्लियामेंट में नियम कानून पास कराने की बात की जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, आई होप आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए पिछले 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो कि हो चुके हैं हमारी भारत सरकार के द्वारा, हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट की सिग्नेचर पड़ गए, पहले 5 मतलब जस्ट लेटेस्ट 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताइए जो कि पार्लियामेंट से भी पारित हो चुकी है, उनके ऊपर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर भी पड़ चुका है। ऐसे 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि लेटेस्ट हैं
उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और एक ब्रीफ में बताओ कि वो किसके साथ डील करते हैं। इससे देखिए आपका रिवीजन होगा। मैं इस प्रकार की एक्सरसाइज इसलिए देता हूं बिकॉज दे आर वेरी इफेक्टिव इन योर रिवीजन। चलिए आ जाते हैं। पार्लियामेंट इज एब्डिकेटिंग इट्स ओवरसाइट रोल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मॉनसून सेशन था पार्लियामेंट का, खत्म हो गया। बहुत तरीके से यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट था। देखिए लड़ाई हुई, इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बातचीत नहीं हुई, जैसे कि चाइनीज इनकर्जन के ऊपर बात नहीं हुई, फार्म बिल के ऊपर बात नहीं हुई, ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है जिसके चलते आप कह सकते हो कि ओवरऑल तेल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इनके ऊपर बातचीत नहीं हुई, पेगासस स्नूपिंग के ऊपर यहाँ पे बातचीत नहीं हुई। पार्लियामेंट ने हार्डली यहाँ पे फंक्शन हुआ। फंक्शन क्यों नहीं कर पा रही थी? क्योंकि सरकार और अपोजिशन एक मुद्दे के ऊपर बातें तय नहीं कर पा रहे थे। और वो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था कि कौन कौन सी चीजों के ऊपर बहस होगी। अपोजिशन चाहता था कि पेगासस, फार्म लॉस, चाइनीज इंकर्सन के ऊपर बहस हो, सरकार ये नहीं चाहती थी और उसके चलते लड़ाई होती रह गई। लेकिन इस लड़ाई के बीच में भी सरकार ने 20 बिल पास करवा दिए, ठीक है ना। 18 बिल पास करवाए गए लोकसभा के द्वारा, और ये जो 18 बिल लोकसभा के थ्रू पास करवाए गए हैं, इनमें से केवल एक ऐसा बिल है जहां पे डिस्कशन 15 मिनट से ज्यादा का हुआ है। राज्यसभा में जो बिल पास कराए गए हैं वहां पे ज्यादातर में डिस्कशन 15 मिनट से ज्यादा का हुआ है। 2 बिल ऐसे थे जहां पे डिस्कशन 1 घंटे से भी ज्यादा का हुआ है। लोकसभा में जब बिल पास करने की बात करोगे तो जब भी रिस्पेक्टिव मिनिस्टर ने बिल प्लेस किया, तो रिस्पेक्टिव मिनिस्टर जब भी बिल प्लेस करता है तो उस बिल के बारे में बेसिक इन्फो देता है, एक छोटी सी स्पीच देता है, और उस स्पीच के बाद वो बिल स्क्रूटनी के पास जाता है, मेंबर्स के पास, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास। तो जब रिस्पेक्टिव मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया, स्क्रूटनी के पास गया भी बिल, ज्यादा स्क्रूटनी हुई नहीं, वो पास कर दिया गया। जैसे कि एक बिल है यहाँ पे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट, इसको केवल 10 मिनट के लिए यहाँ पे डिस्कस किया गया, जिसमें 7 मेंबर्स ने बोला, 2 मिनिस्टर्स ने इंटरवीन किया, मिनिस्टर ने रिप्लाई किया और बिल पास हो गया। अब समझिए बात को, बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, मिनिस्टर स्पीच दे रहा है और उसके कुछ मिनटों के अंदर ही वो पास हो जा रहा है। तो स्क्रूटनी कब हुई? अरे बिल जब मेंबर्स के सामने रखा जाएगा तो उसको स्क्रूटनी होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, स्क्रूटनी करने का टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पहले ही होता है, बिल गैजेट में पब्लिश होता है। ओके, ओवरऑल पहले ही जो बिल की ड्राफ्ट कॉपी होती है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, जो भी मिनिस्टर वगैरह हैं वो उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि स्क्रूटनी, एक्सपर्ट स्क्रूटनी आप कह सकते हो कि बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब सेशन के दौरान मिल के बैठते हैं तो वो बातचीत करके देख सकते हैं कि चीजें सही चल रही कि नहीं चल रही। तो जिस हिसाब से बिल अभी यहाँ पे पार्लियामेंट में पास हुए हैं, पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होते देखे गए। 2020 में हमारे देश की 19 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 91% ऑफ द बिल्स इंट्रोडक्शन के 5 दिन के अंदर ही पास कर दिए गए, और पार्लियामेंट में भी ये डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, और ये सच में अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, अगर आप 15वीं लोकसभा की बात करोगे 2009 से लेकर 2014, तो एक सेशन में बिल इंट्रोड्यूस किया गया और 18% बिल उसी सेशन में पास हो गए। 16वीं लोकसभा की बात करिए तो 16वीं लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया गया, 30% बिल उसी सेशन में पास हो गया। और अभी की जो करंट पार्लियामेंट है, जब इसमें बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो 70% ऑफ द बिल उसी सेशन में पास हो जाते हैं। मतलब देखिए, बिल उस सेशन में पास होने का मतलब क्या है? अगर बिल उस सेशन में पास हो रहा है तो मतलब बिल जल्दी पास हो रहा है। अब बिल जल्दी पास हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो ओवरऑल लॉजिक है वो ये है कि उस बिल की स्क्रूटनी हो, उस बिल के ऊपर बहस हो, पार्लियामेंटेरियंस आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करें। वो चीज यहाँ पे मिसिंग है, और अगर वो चीज मिसिंग है तो यही तो मेन काम है पार्लियामेंट का। फिर आप देखिए, कोई भी बिल यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर नहीं किया गया एग्जामिनेशन के लिए। ये जो कमिटीज हैं, इसमें बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस बैठते हैं। ये पार्लियामेंटेरियन किसी इकोनॉमिक एक्सपर्ट को या किसी हेल्थ एक्सपर्ट को बुला के किसी एक पर्टिकुलर प्रोविजन के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई इसमें अगर हम ऐसे करें तो क्या हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन पार्लियामेंट्री कमिटीज में रहते हैं। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास जब बिल जाता है तो उसकी एक्स्ट्रा एक एडेड लेयर ऑफ स्क्रूटनी होती है। लेकिन कोई भी बिल यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी को रिकमेंड नहीं किया गया। अब आप देखो तो रिसेंट ईयर्स में पार्लियामेंट्री कमेटी के पास रिकमेंड करने के क्या फायदे हैं? इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड की बात कर लीजिए, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल की बात कर लीजिए। ये 2 ऐसे बिल्स थे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास गए। पार्लियामेंट्री कमिटीज ने बड़े पोटेंट इनमें वैल्यू एडिशंस किए और उसके बाद ये आप कह सकते हो कि पास हुआ। हालांकि नंबर ऑफ बिल्स जो कि पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किए जाते हैं, ये धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। जैसे कि जो 15th लोकसभा थी 2009 से लेकर 2014 तक की, उसमें 71% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किया गया।
जो 16th लोकसभा थी 2014 से लेकर 2019, उसमें 27% बिल को पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किया गया। और ये जो 17th लोकसभा है 2019 से लेकर 2024 तक की, इसमें अब तक केवल 12% बिल्स को पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर किया गया है। मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज की यहाँ पे जो यूटिलिटी है वो भी कम होती जा रही है। फिर राज्यसभा की भी कुछ कमियां बताई जा रही है। राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है, ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म बिल। और जब इस ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल के ऊपर वोटिंग पड़ी, देखिए क्या हुआ कि ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल के ऊपर एक मेंबर ने अमेंडमेंट मूव किया कि इसको सेलेक्ट कमेटी ऑफ द राज्यसभा को रेफर कर दो। इस अमेंडमेंट के ऊपर जब वोटिंग पड़ी तो 79 लोगों ने रिजेक्ट किया, 44 ने एक्सेप्ट किया। मतलब 44 चाहते थे कि हाँ भाई कमेटी के पास भेजो, 79 चाहते थे कमेटी के पास मत भेजो। राज्यसभा में 232 मेंबर, वोटिंग कितने कर रहे हैं? 79 प्लस 44 कितना हो गया? 9 4 13, 7 4 11, 123। मतलब 232 में से केवल 123 मेंबर्स वोटिंग कर रहे थे, तो बाकी मिसिंग थे यहाँ पे। तो लगभग आधे ज्यादा या आधे से थोड़े से कम मेंबर यहाँ पे मिसिंग है राज्यसभा में से। तो कहाँ है वो मेंबर भाई? उनका तो काम यहाँ पे है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बातचीत करने का, वो कहाँ गायब है? तो कुल मिला के क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंटेरियंस बिना किसी सीरियस एग्जामिनेशन के, बिना किसी स्क्रूटनी के, बिना किसी कमेटी को रिफर किए, बिना फ्लोर ऑफ द हाउस के डिस्कशन के बिल को यहाँ पे पास हो रहे हैं। बिल इंट्रोड्यूस होता है और कुछ दिनों के अंदर ही वो यहाँ पे पास हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए हैं इस सेशन में, जैसे कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला बिल है, जहां पे रिजर्वेशन के रिस्पेक्ट में देखिए रिसेंटली क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को स्टैट्यूटरी बॉडी से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया और उसके अंदर कुछ आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब उस आर्टिकल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने इन्फर ये किया कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को तय करेगा पार्लियामेंट। यहां पे सरकार क्या कर रही है कि स्टेट लेवल के एग्जामों के लिए ये SEBC की लिस्ट राज्य की सरकार तय कर सकती है। ये बिल पास किया, तो ये बिल आप कह सकते हो कि राज्य की सरकार के फेवर में था, तो ये आराम से पास हो जाना था, ये पास हो गया। फिर भाई नेक्स्ट 2012 में इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स हुए थे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लेके, उन अमेंडमेंट्स को हटा दिया गया, तो ये बिल इस बार पास हुआ है, इंपॉर्टेंट बिल है। फिर जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, जो कि आपके बैंक डिपॉजिट्स को 5 लाख तक इंश्योर कर लेता है, यहाँ पे नियम कानून ये लाया गया है कि मान लो कोई बैंक डिसॉल्व हो जाता है और जो लोगों के क्लेम्स होते हैं कि हमारे इसमें पैसा था, हमें इतना पैसा वापस करो, तो वो क्लेम्स 90 दिन के अंदर प्रोसेस होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को यहाँ पे पास करवाया गया, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनीज में भारत सरकार के स्टेक को 51% से कम किया जा सकता है। तो ये बड़े की बिल्स हैं। ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल्स को यहाँ पे पास कर दिया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट बिल्स यहाँ पे अगर पास हुए हैं तो ओवरऑल इनकी एडेड स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये एडेड स्क्रूटनी यहाँ पे मिसिंग है। मतलब ऑथर का क्या बोलना है? ऑथर का ये बोलना है कि जो मेन काम है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट अपने उस मेन काम को स्किप कर रही है। क्वेश्चन आवर ना के बराबर हुआ है, सप्लीमेंट्री बजट 10 मिनट के अंदर पास हो गया। तो ये सब सीरियस इश्यूज है। एक सप्लीमेंट्री ग्रांट थी 23,675 करोड़ रुपए की, लोकसभा में पास हो गई बिना किसी डिस्कशन के। अब मान भी लो कि वो मनी बिल का पार्ट है, बट थोड़ा तो डिस्कशन करो। कोई डिस्कशन हो ही नहीं रहा है, कोई सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है कि भाई पैसे कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए। तो ये गलत है। ये यहाँ पे ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप आपको सार मिल गया आर्टिकल का। मैंने जितना हो सका उतना डिटेल में आपको चीजें समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और दिल खोल के ज्वाइन करें दोस्तों। अगर हो सके तो ज्वाइन जरूर करें, काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक।